गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इसके पहले के पार्ट में हमने कुछ शहरी आजीविका के साधनों के बारे में चर्चा कर चुके थे। साथ साथ में हमने जो रिक्शा वाले बच्चू मान जी का भी परिचय कर चुके हैं और ये भी हम देख चुके हैं कि जो आजीविका होते हैं और कानून होते हैं इनके बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम शहरी क्षेत्र में आजीविका अध्याय 9 और इसका यह दूसरा भाग है और इस पढ़ने वाले हैं बड़ी दुकान में हरप्रीत और वंदना, शहरों में व्यापारी, फैक्ट्री में निर्मला का काम, लेबर चौक, फैक्ट्री के अंदर निर्मला का काम, कारीगरों का जीवन, दफ्तर में सुधा मौसी, स्थायी कर्मचारी होने के फायदे और अध्याय का सारांश, ये मुद्दों पर हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बाजार में हम यहाँ देख रहे हैं कि जो लेखिका है, यह लेखिका बाजार पहुँचे तो दुकानें अभी खुली शुरू हुई थी, लेकिन त्यौहार के कारण वहाँ बहुत भीड़ हो चुकी थी। वहाँ मिठाई, खिलौने, कपड़े, चप्पल, बर्तन, बिजली के सामान इत्यादि की दुकानों की कतार पर कतार थी। एक कोने में दांतों के डॉक्टर का क्लिनिक था और लेखिका की मौसेरी बहन ने उनसे पहले से ही समय ले रखा था, मतलब अपॉइंटमेंट ले रखी थी और वो दोनों वहाँ पहले पहुँच गई जिससे उनकी बारी न चली जाए। और थोड़ी देर के बाद कमरे में इंतजार करना पड़ा उनको। डॉक्टर ने उनके दांतों का निरीक्षण किया और दांत का छेद भरवाने के लिए अगले दिन आने को कहा। उसकी बहन बहुत डर गई थी क्योंकि उसने सोचा कि एक तो अपना दांत खराब होने दिया और ऊपर से इतना दर्द उनको सहन करना पड़ेगा। डॉक्टर के यहाँ से वो निकले और वो सिले हुए कपड़ों के शोरूम पर चले गए क्योंकि उनको कुछ सिले हुए कपड़े खरीदी करना था और इसी शोरूम की 3 मंजिलें थी और हर मंजिल पर अलग अलग तरह के कपड़े थे और दोनों बहनें, लेखिका और उनकी बहन, तीसरे मंजिल पर पहुंची जहां लड़कियों के कपड़े रखे हुए थे। जब वो बड़ी दुकान में पहुंचते हैं तो उनको जो हरप्रीत है, हरप्रीत अपने अनुभव बताते हैं। वो बताते हैं कि पहले हरप्रीत के जो पापा थे और चाचा थे उनकी छोटी सी दुकान हुआ करती थी, लेकिन बाद में उन्होंने बड़ी दुकान बना ली। जैसे कि और इतवार को और त्यौहार के समय हरप्रीत और उसकी माँ उन काम में मदद करते थे। हरप्रीत ने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद वहाँ काम करना शुरू कर दिया और अब हरप्रीत की पत्नी वंदना के साथ वो शोरूम चलाते हैं। और वंदना की हम बात करते हैं, वंदना का परिचय, तो यहाँ यह शोरूम कुछ साल पहले खोला गया, मतलब कुछ साल पहले ही। और जो वंदना है उन्होंने पेशे से एक ड्रेस डिज़ाइनर है क्योंकि उन्होंने ड्रेस डिज़ाइनिंग का, फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स किया है और इसीलिए वो लोगों की पसंद के हिसाब से वह कपड़े सिलाती है। आजकल लोग रेडीमेड कपड़े पहनना पसंद करते हैं और इसीलिए रेडीमेड कपड़ों को वो आकर्षक रूप से सजा रही थी। तो इस प्रकार से ये बड़ी दुकान में हरप्रीत और वंदना का हम परिचय कर चुके हैं। आगे देखते हैं कि यहाँ आप देख सकते हैं कि एक दुकान है। दुकान में इस प्रकार के सामान दिखाए जा रहे हैं जिसको हम कॉकरी बोलते हैं। कॉकरी प्रकार के ये बर्तन है। बड़ी दुकान में हरप्रीत और वंदना का हम परिचय कर रहे थे तो वो उनकी जो शोरूम है, शोरूम के लिए उनको जो कुछ माल चाहिए, मतलब कपड़ा चाहिए बेचने के लिए, तो वो मुंबई, अहमदाबाद, लुधियाना, त्रिपुरा, यहाँ से वो माल मंगवाते हैं। और कुछ सामान दिल्ली के पास जो शहर है गुड़गांव और दिल्ली से भी आता है। कुछ कपड़े विदेश से भी वो मंगवाते हैं और शोरूम की प्रसिद्धि करने के लिए शोरूम का वो विज्ञापन देते हैं अखबारों में, सिनेमा हॉल में, टेलीविज़न, रेडियो पर देते हैं। और इससे क्या होता है कि उनका शोरूम की जो प्रसिद्धि होती है दूर दूर तक पहुंच जाती है और फिर लोग उनके शोरूम में खरीदी करने के लिए आते हैं। और फिलहाल जो उनका जो शोरूम है ये किराए पर है, लेकिन जल्द ही वो उसको वो खरीदी करने वाले हैं। और यह मुख्य जो जगह है ये बाजार की जगह होने की वजह से उनका व्यापार और बढ़ रहा है। उन्होंने एक कार भी खरीद ली है और पास की सोसाइटी में उन्होंने एक फ्लैट भी लिया है जिसमें वो रहते हैं। तो ये हो गई कि हरप्रीत और वंदना का जो बिजनेस जो शहर के मुख्य बाजार में है। अभी जो हम बात कर रहे हैं कि जैसे मतलब हरप्रीत और वंदना के जैसे जो व्यापारी होते हैं ये अन्य व्यापारी भी होते हैं और ये शहर में बाज़ारों में अनेक दुकानें होती है और हर प्रकार की वो चीज़ें बेचते हैं। और दुकानें उनकी छोटी और बड़ी और अलग अलग चीज़ें बेचने वाले होते हैं। और ज़्यादातर को जो व्यापारी होते हैं अपनी दुकानें व्यापार खुद संभालते हैं। वे किसी दूसरे की नौकरी नहीं करते हैं, लेकिन वे
खुद कई लोगों को मैनेजर या सहायक की नौकरी के तौर पर उनको रखते हैं, मतलब कि उनके पास बहुत सारे नौकर होते हैं उनके दुकानों में काम करने के लिए। इनकी दुकानें पक्की होती है और ये और चलाने के लिए नगर निगम से उनको लाइसेंस भी मिलता है। और नगर निगम ये भी तय करते हैं कि कौन सा दिन बाजार बंद रखना है और मतलब सप्ताह में कौन सा दिन बाजार बंद रखना है, और ये भी निश्चित किया जाता है नगर निगम द्वारा। तो इस प्रकार से शहरों के जो व्यापारी होते हैं व्यापार का नियंत्रण करने के लिए और सप्ताह में कौन सा दिन बंद रखना है इसका नियंत्रण करने के लिए नगर निगम होते हैं, और व्यापारी लोगों को जो लाइसेंस होते हैं वो नगर निगम द्वारा दिया जाता है। हम बात कर रहे हैं अभी फैक्ट्री में निर्मला। आगे क्या होता है कि जो लेखिका है वो लेखिका को उनको कपड़े पर जरी का काम करवाना चाहती थी और उन्हें एक खास मौके पर पहनना था। और उनकी जो बहन थी उन्होंने कहा था कि वह निर्मला को जानती है जो एक कपड़े सिलने की फैक्ट्री में काम करती है। निर्मला के जो पड़ोसी जरी और कढ़ाई का काम करते हैं और वो वहाँ से चलते हैं, और जब वो फैक्ट्री की ओर चल पड़ते हैं तो वो बस जो उनकी होती है बहुत ही खचाखच भरी हुई थी और हर स्टॉप पर लोग चढ़ते ही जा रहे थे और कोई भी उतरने का नाम नहीं ले रहे थे, क्योंकि हर किसी को काम के लिए जाना था। अपनी जगह बनाने के लिए लोग एक दूसरे को धक्का भी दे रहे थे। लेखिका की बहन ने उसको एक कोने में खड़ा कर दिया ताकि भीड़ से उनको कोई तकलीफ ना हो। और लेखिका को हैरानी हो रही थी कि लोग रोज ऐसे कैसे सफ़र करते हैं। जैसे ही बस फैक्ट्री के पास पहुंची और लोग उतरने लगे और लेखिका भी एक मोड़ पर उतर कर आई और तभी उनकी जान में जान आ गई। ठीक है, तो इस प्रकार से वो फैक्ट्री के पास लेखिका उतर गई है और फिर आगे जैसे ही वो मोड़ पर पहुंचे उन्होंने एक पाया है कि वहाँ एक लेबर चौक था। भाई लेबर चौक का मतलब होता है कि मतलब मोड़ पर जब बहुत सारे लोग समूह में बाड़े पर बैठे हुए थे। अभी देखिए, और कुछ टिककर खड़े हुए थे भी मजदूरी के काम करने के लिए इंतजार कर रहे थे, और कुछ लोग स्कूटरों पर सवार होकर ही उनसे बात कर रहे थे और रेट को लेकर तोल मोल कर रहे थे वो। और ये जो लोग थे ये दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूर और मिस्त्री है। दिहाड़ी मतलब क्या है, जो मजदूरी होती है दिन भर काम करने के लिए उनको जो पैसा मिलता है उसको हम बोलते हैं डेली वेजेस पर काम करने वाले लोग, जो दिहाड़ी पर काम करने वाले लोग भी हम कह सकते हैं। और ये जो भवनों का निर्माण करने के लिए जो मिस्त्री लोग होते हैं ये यहाँ काम करते हैं और वहाँ मजदूरी उनको मिल जाती है। कुछ लोग बोझा ढोते हैं और ट्रकों से सामान उतारने के लिए मतलब कुली या हमाल जैसे काम करते हैं। कुछ लोग टेलीफोन की लाइन और पानी की पाइपलाइन के लिए खुदाई करने का काम करते हैं। लेकिन इनकी अगर हम नौकरी की बात करेंगे, उनका रोजगार की बात करेंगे तो उनको नियमित रूप से मजदूरी नहीं मिलती है, क्योंकि कभी मिलती है कभी नहीं मिलती है। इसका मतलब क्या है, जो ये लोग जो डेली यहाँ खड़े रहते हैं तो हर किसी को काम नहीं मिलता। अगर कोई आता है जिसको मजदूरों की जरूरत होती है तो उनको ये बुलाकर लेकर जाता है, लेकिन कभी कभी इनको कोई अगर नहीं आते हैं तो इनको ऐसे ही घर लौटकर जाना पड़ता है। इसका मतलब क्या है, उनको नियमित रूप से मजदूरी नहीं मिलती। तो ये हो गए लेबर चौक में जो मजदूर लोगों का जी। यहाँ आप देख सकते हैं कि जैसे कि भी ये मजदूर लोग हैं और ये देखो उनके पास कुछ काम करने के सामान भी है, और इस सामान को लेकर अगर कोई उनको बुलाने के लिए आते हैं उनके साथ उनके टिफिन भी होते हैं तो वो चले जाते हैं। अगर कोई नहीं बुलाने के लिए आते तो उनको घर लौटकर ऐसा ही चला जाना पड़ता है। तो ये हो गए हैं कि उनको काम करने के लिए काम या मजदूरी का इंतजार वो करते रहे। जब लेखिका फैक्ट्री के अंदर पहुंचते हैं तो जैसे ही उन्होंने फैक्ट्री के अंदर गए तो वहाँ अलग अलग काम के लिए अलग अलग विभाग थे, और इन विभागों में ऐसा लग रहा था कि वो कभी न खत्म होने वाली पंक्तियाँ थी जहाँ कपड़े सिले जा रहे थे। और इन विभागों में छोटे छोटे कमरे थे, कमरे में लोग मशीनों पर काम कर रहे थे। एक एक व्यक्ति एक एक मशीन पर लगा हुआ था और अपने अपने काम कर रहा था। जो कपड़े लगा तैयार हो रहे थे वे एक कमरे में एक तरफ तह कर मतलब अच्छी तरीके से लगाए जा रहे थे। और निर्मला ऐसे ही जगह पर एक काम कर रही थी। उसने लेखिका के कपड़े पर जरी करवा कर देने का वादा किया, क्योंकि उन्होंने उनको बताया था। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं कि निर्मला के बारे में। जो निर्मला का जो काम होता है वो कपड़े निर्यात करने वाली फैक्ट्री में मतलब कंपनी में वो दर्जी का काम करती है। दर्जी मतलब जो टेलर होते हैं, टेलरिंग का काम करती है। और उस कंपनी का जो माल होता है अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, नीदरलैंड के लोगों के लिए गर्मी के लिए कपड़े सिले जाते हैं।
तो वहाँ की बात ठंडी ज़्यादा होती है और ठंडी के मौसम में उनको गर्म कपड़े सिलाए जाते हैं। दिसंबर से अप्रैल तक निर्मला पर काम का बोझ ज़्यादा होता है, क्योंकि इस मौसम में कपड़े बनाना पड़ता है ज़्यादा मात्रा में, और वह 9 बजे सुबह से रात 10 बजे तक वहाँ काम करती है और हफ्ते में 6 दिन काम करती है, और अर्जेंट काम के लिए भी उनको इतवार को भी काम पर जाना पड़ता है। तो इस प्रकार से उनको इमरजेंसी में उनको काम करना पड़ता है। उसे 8 घंटे काम करने पर 80 रुपये मिलते हैं, और अतिरिक्त अगर करते हैं तो उसको 40 रुपये देर तक काम करने के लिए मिल जाता है। तो इस प्रकार से उसको ये उसका वेतन है यहाँ, उसकी मजदूरी है यहाँ। और जून तक काम खत्म हो जाता है तो दर्जियों की संख्या भी घटा देते हैं, क्योंकि इस प्रकार से अगर देखिए काम ही नहीं है तो दर्जियों की संख्या घटा दी जाती है, मतलब क्या, उनको काम से निकाल दिया जाता है। और हर साल 3 से 4 महीने के लिए उसके पास काम नहीं रहता है, तो इस वक्त उनको अन्य काम करने के लिए या अन्य काम की तलाश में रहना पड़ता है। तो ये हो गया निर्मला का काम, जो समय पर या सीजन पर उनको काम मिलता है। जब काम का सीजन नहीं है तो उनको क्या है, खाली रहना पड़ता है। तो इस प्रकार से निर्मला का यहाँ काम चलता है। अब यहाँ देख सकते हैं कि निर्मला का जो काम है इस प्रकार से सिलाई लगाना, मतलब टेलरिंग करना, जो दर्जी का जो काम होता है वो करती है। जब हम बात कर रहे थे जो निर्मला जैसी एक कारीगर है तो उनका जीवन किस प्रकार से होता है, ये उदाहरण हम देख चुके हैं। निर्मला की तरह और भी कुछ कारीगर होते हैं, उनको नियमित रूप से काम में लगे हुए, अनियमित रूप से काम में लगे रहते हैं, क्योंकि उनको अनियमित जब फैक्ट्री में काम होता है तब बुलाते हैं, जब फैक्ट्री में काम नहीं है तो तब नहीं बुलाते उनको। तो उनका जो जीवन होता है किस प्रकार से होता है, पहली बात हम कर रहे हैं कि उनको रोजगार तभी मिलता है जब मालिकों को बहुत सारा काम मिल जाता है। मतलब उनको अगर ऑर्डर मिलती है, मालिकों को, कंपनी को ऑर्डर मिलते हैं, तो यहाँ वर्करों को बुलाया जाता है और उनसे काम करवाया जाता है, और फिर खास मौसम में उनको काम मिलता है। दूसरी बात है कि वो साल के जो बचे हुए समय में उन्हें दूसरा काम ढूंढना पड़ता है, तो ये भी उनके पास समस्या होती है, क्योंकि मतलब उनको अगर काम नहीं मिलता है तो अन्य काम की तलाश में रहना पड़ता है। तीसरी बात है, उनके जो कारीगर अपनी तनख्वाह या परिस्थितियों के बारे में अगर शिकायत करते हैं तो उनको काम से निकाल दिया जाता है, तो ये भी उनको असुरक्षा है यहाँ। चौथी बात है कि नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं होती है, और अगर कोई बुरा व्यवहार करे तो उसकी कंप्लेंट भी, उसकी शिकायत भी नहीं कर सकते। इसका मतलब उनके बचाव के लिए कुछ उनके पास नहीं होता है। पांचवी बात है, उनसे बहुत लंबे समय तक काम की उम्मीद की जाती है। रोज वो ज़्यादा समय तक काम करे लेकिन सैलरी, तनख्वाह वो कम मांगे, या ऐसी उम्मीद रखी जाती है। तो इस प्रकार से कारीगरों का जीवन होता है, वो अस्थायी रूप से होता है, उनमें कोई सुरक्षा नहीं होती है और उनको ज़्यादा समय तक काम करना पड़ता है, लेकिन उसके बदले में उनको जो तनख्वाह होती है, उनको जो मजदूरी होती है, बहुत ही कम मिलती है। अभी हम बात कर रहे हैं, अभी हमने इसके पहले देखे थे कि फैक्ट्री की बात किए थे, अभी हम बात कर रहे हैं दफ्तर में, जो ऑफिस होती है, ऑफिस में भी कुछ लोग काम करते हैं शहरों में, ठीक है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो सुधा मौसी है, तो दफ्तर में लेखिका की मौसी सुधा विपणन प्रबंधक यानी मार्केटिंग मैनेजर है। उन्होंने हमें, मतलब लेखिका को, शाम 5:30 से पहले उनके दफ्तर में पहुंचने को कहा था, और लेखिका ने सोचा कि देर न हो जाए, इसीलिए ऑटो रिक्शा लेकर वह समय पर पहुंच गए। और जो उनका दफ्तर था ऐसी जगह पर था जहां चारों तरफ बड़ी बड़ी इमारतें थी, उनमें से सैकड़ों लोग बाहर आ रहे थे, कुछ कार पार्किंग की तरफ बढ़ रहे थे और कुछ बसों की पंक्तियों की तरफ जा रहे थे। और ये उनकी जो मौसी है वह बिस्कुट बनाने वाली कंपनी में मैनेजर का काम करती है, और यह फैक्ट्री शहर के बिल्कुल बाहर स्थित है, ये हम देख चुके हैं। और वहाँ 50 विक्रेताओं के काम का वह निरीक्षण करती है, जो शहर के विभिन्न भागों में आते जाते हैं। और ये लोग क्या करते हैं, दुकानदारों से बड़े बड़े ऑर्डर लेते हैं और उनसे भुगतान मतलब पेमेंट इकट्ठा जो कर लेते हैं। तो इस प्रकार से सुधा मौसी का ये काम यहाँ चलता है मैनेजर के तौर पर। दफ्तर में सुधा मौसी का जो कार्य होता है वो देखिए, अभी यहाँ मौसी ने क्या किया है कि जो मैनेजर है, और इसीलिए उन्होंने क्या किया है कि शहर को 6 भागों में बांट दिया है, और ये बांटना इसीलिए कि उसका काम सुचारू रूप से हो सके। वे हर हफ्ते एक भाग के विक्रेताओं से मिलती है, उनकी प्रगति देखती है और उनकी समस्याओं पर चर्चा भी करती है, और उनको पूरे शहर में बिक्री की योजना बनानी पड़ती है। देखिए उनका काम क्या है, पूरे शहर में बिक्री किस प्रकार से होनी चाहिए। उनका बिस्किट फैक्ट्री है तो उनकी सेलिंग अगर ज़्यादा होती है तो उनको ज़्यादा प्रॉफिट हो सकती है, और इसीलिए उनको योजना बनानी पड़ती है। और अक्सर देर रात तक उनको काम भी करना पड़ता है, और उन्हें कभी कभी काम के सिलसिले में यात्राएं भी, मतलब ट्रैवलिंग भी करनी पड़ती है। तो ये इस प्रकार से उनका काम होता है, फील्ड वर्क जैसा काम होता है। और मौसी को जो वो स्थायी
कर्मचारी है उनको नियमित तनख्वाह मिलती है और कंपनी में वह परमानेंट एक एम्प्लॉय है। और इस प्रकार से सुधा मौसी को यहाँ एक सुरक्षा मिल रही है क्योंकि वह स्थायी कर्मचारी है और साथ साथ में उनको रेगुलर सैलरी मतलब नियमित तनख्वाह यहाँ उनको मिलती है। दोस्तों हम देख रहे हैं कि जो स्थायी कर्मचारी होते हैं तो उनके क्या क्या फायदे होते हैं। तो स्थायी कर्मचारी होने के जो फायदे होते हैं ये देखिए यहाँ कि पहली बात है यहाँ कि बुढ़ापे के लिए बचत। मतलब क्या होता है कि जो कंपनी की तरफ से उनको सैलरी मिलती है या तनख्वाह मिलती है उसका कुछ भाग भविष्य निर्वाह निधि जो होती है वहाँ सरकार के पास डाल दिया जाता है। और जब वो ये नौकरी से सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो उनको ब्याज समेत उनको ये पैसा मिल जाता है। तो इस प्रकार से उनको ये बुढ़ापे के लिए बचत हो जाती है। उनको छुट्टियां भी मिलती है, जैसे मतलब इतवार होते, संडे होता है, राष्ट्रीय त्यौहार के दिन होते हैं, उस वक्त उनको छुट्टी मिलती है। उनको वार्षिक छुट्टी के रूप में भी कुछ दिन मिलते हैं जो इनको बहुत ही इसका फायदा होता है। साथ साथ में तीसरा फायदा ये है कि परिवार के लिए चिकित्सा सुविधा होती है। मतलब कंपनी क्या करती है कि जो कर्मचारी के जो परिवार वाले होते हैं अगर उनको कुछ बीमारी हो जाती है या कुछ भी अनहोनी हो जाती है तो कर्मचारी और उनके परिवारजनों के इलाज का खर्चा भी उठाती है। अगर तबीयत खराब हो जाए तो कर्मचारी को बीमारी के दौरान छुट्टी भी, जिसको हम कैजुअल लीव बोलते हैं, ठीक है, तो इस प्रकार से उनको छुट्टी की सुविधा भी होती है। मतलब कि स्थायी कर्मचारी होने के ये इतने सारे फायदे हो गए हैं। आप चित्र में देख सकते हैं कि जैसे मतलब महानगरों में जैसे कॉल सेंटर होते हैं और कॉल सेंटर में काम करना भी एक रोजगार है। और उपभोक्ता जो होते हैं टीवी, फ्रिज जैसे सामानों को खरीदते हैं और बैंक और फोन जैसी सेवा का उपयोग भी करते हैं। कॉल सेंटर एक केंद्रीकृत दफ्तर है जहां एक ही जगह से उपभोक्ताओं की समस्याओं और उनसे जुड़े सवालों से संबंधित जानकारी दी जाती है। और ये कॉल सेंटर जो होते हैं प्राय हॉलनुमा कमरों में चलाए जाते हैं। उनमें अलग अलग खाने बने रहते हैं, वहाँ कंप्यूटर होते हैं, टेलीफोन होते हैं, हेडफोन होते हैं, स्पीकर लगे रहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से उनका काम चलता है। अगर भारत की हम बात करते हैं तो भारत में भी एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है। यहाँ न केवल भारतीय कंपनियां बल्कि विदेशियों से भी ये कुछ कंपनियां यहाँ अपने कॉल सेंटर खोलती है। और विदेशी कंपनियों के आकर्षण का कारण यह है कि यहाँ अंग्रेजी बोलने वाले लोग आसानी से और कम वेतन पर मिल जाते हैं। तो भाई आपको क्वेश्चन यहाँ मिल जाएंगे कि विदेशी जो कंपनियां होती है, विदेशी कंपनियों का आकर्षण क्या है यहाँ, क्योंकि यहाँ क्या होता है अंग्रेजी बोलने वाले लोग आसानी से मिल जाते हैं और वो भी कम सैलरी लेने वाले लोग होते हैं। और इसीलिए विदेशी कंपनियों को भी यहाँ दिलचस्पी दिखती है। इस अध्याय का हम थोड़ा सा सारांश देख लेते हैं कि शहर में कई कर्मचारी जो होते हैं जो दफ्तरों में होते हैं, काम करते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं, सरकारी विभागों में काम करते हैं। और उनकी जो विशेषता ये है कि जो ऑफिस में काम करते हैं, दफ्तर में काम करते हैं, उनको नियमित और स्थायी कर्मचारी की तरह रोजगार मिलता है। मतलब क्या होता है कि लगातार वो उसी दफ्तर में काम करते हैं, उसी फैक्ट्री में वो काम करते हैं, तो ये नियमित हो गए हैं। उनका काम भी तय होता है कि मतलब इस सुबह से कितने बजे से कितने बजे तक होता है, ये उनका समय सीमा तय होती है। उनको हर महीने रेगुलरली नियमित रूप से सैलरी मिलती है। और अगर फैक्ट्री में काम कम हो तो भी उन्हें अनियमित रूप से काम करने वाले मजदूरों की तरह निकाला नहीं जाता, क्योंकि वो नियमित रूप से है, स्थायी रूप से होते हैं और इसीलिए उनको ये सुरक्षा मिलती है। साथ साथ में उनको हफ्ते में छुट्टियाँ मिलती है और अपने परिवारजनों का अगर कुछ परिवारजनों में कोई किसी को बीमारी होती है, कुछ अनहोनी हो जाती है तो भी उनके इलाज का खर्चा भी इस प्रकार से ऑफिस मतलब उनकी जो कंपनियां होती है, वो डिपार्टमेंट होते हैं, वो उठा लेते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है कि जो स्थायी कर्मचारी होती है उनके ये फायदे होते हैं जो शहरों में जनरली काम करते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि यह शहरी क्षेत्रों में आजीविका के जो साधन हैं वो हम पढ़ चुके हैं और ये आपको समझ में आया है। इसी के साथ हम यहाँ रुकते हैं।